जोहार दोस्तों, वेलकम बैक तो सभी लोग हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो जो कि है, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के जो आप सभी की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वह चैप्टर को हम लोग यहाँ पर जो कि है देखेंगे। देखिए, यह चैप्टर में जो कि है आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो कि है इसमें लेक्चर 1 आज हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग का परिचय, राष्ट्रवाद और राष्ट्र का विचार के बारे में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 रहने वाला है, इसमें फुल एक्सप्लेन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है केवल 10 मिनट का रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी 10 मिनट सीरीज में जो कि लेकर आ रहे हैं। प्रत्येक लेक्चर 10 मिनट का रहेगा, या उससे जो कि है 1-2 मिनट ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप पे जो कि है यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे, परिचय, और जो कि हम लोग राष्ट्रवाद को जानेंगे और राष्ट्र का विचार का महत्व जानेंगे। तो हमें जो कि है कुछ 3 मूल बिंदुओं पे जो कि आज हमें चर्चा करना है। पहला रहने वाला है परिचय, परिचय के बारे में देखेंगे। दूसरा हम लोग का राष्ट्रवाद क्या है उसको समझेंगे, और राष्ट्र का विचार क्या है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को जो कि हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेक्चर 1 के साथ परिचय में हम लोग को पढ़े बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आप लोग का रहने वाला है अध्याय 1, ठीक है, और इसमें हम लोग का रहने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके बारे में हम लोग चलिए सीखने के प्रतिफल और परिचय युग को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। देखिए, कुछ मूल बिंदु हैं, इनको हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जो क्या है सीखने के प्रतिफल में आप लोग को यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप में आप लोग को दिया गया है, और इन सभी पॉइंटों को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया में महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, जैसे फ्रांस की क्रांति 1830 से लेकर 1848 की क्रांति की तुलना करता है। ठीक है, जो दुनिया में महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई उसमें से जो कि एक हम लोग कह सकते हो कि एक महत्वपूर्ण क्रांति थी फ्रांस की क्रांति, उससे जो कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और 1830 से लेकर 1848 के बीच की क्रांतियों का युग कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्रांतिकारियों का युग कहा जाता है 1830 से 1848 की। ये जो कि है और भी क्रांतियों की तुलना में सबसे बेहतर जो कि है फ्रांस की क्रांति को माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें विभिन्न, ठीक है, विभिन्न क्रांतिकारियों के कारण और प्रभाव की व्याख्या कर सकता है कौन? तो फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो कि विभिन्न क्रांतियों को अपने कारण जो कि है प्रभाव, उसके प्रभाव में आया और व्याख्या करता है। फ्रांस की क्रांति से भी जो कि है व्याख्या करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। तो कौन करता है? तो ये सभी जो है तीनों के तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो कि है और विभिन्न क्रांतियों की जो कि तुलना करता है, उसके प्रभाव से और बहुत सारी क्रांतियाँ हुई वो आप लोग को जानने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। तो फ्रांस की क्रांति जो कि है ये सभी चीज़ों को स्पष्ट करता है। चलिए अब हम लोग को परिचय को देख लेते हैं। परिचय में देखिए हम लोग का यहाँ पे है सीखने के प्रतिफल का, हम लोग परिचय में जाएंगे। देखिए, सामान्यतः राष्ट्रवाद को राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रभक्त के रूप में समझा जा सकता है। दुनिया में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का जो कि उदय है वह यूरोप में हुआ था। अगर हम 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो वे आज के यूरोपीय राष्ट्रों की तरह नहीं थी। संपूर्ण यूरोप अनेक छोटे बड़े स्वायत्तों क्षेत्रों में बटा हुआ था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना की विकास में फ्रांस की राज्य की क्रांति 1789 एवं नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, राष्ट्रवाद को आप लोग राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र की भक्ति से मान सकते हो, मतलब जो राष्ट्र के ऊपर आपकी प्रेम की भावना है वही राष्ट्रवाद है। उसके बाद दुनिया में जो कि सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ। अगर आपका प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति से हुआ था। 18वीं और 19वीं सदी में ये जो देश हैं ये यूरोपीय राष्ट्र नहीं थे। ठीक है, जैसे अभी आप लोग को देखने को मिलता है इटली, मैक्सिको, जापान, ये एक जो कि है देश नहीं थी, इनके अंदर बहुत सारे राष्ट्रों में जो कि है विभाजित था। संपूर्ण यूरोप अनेक अनेक छोटे क्षेत्रों में बांटा हुआ था। ठीक है, जैसे यूरोप एक जो कि महाद्वीप बना है बहुत अनेक देशों से मिलके। पहले क्या था कि वो जो कि है एक बहुत छोटी छोटी यानी कि छोटी छोटी कह सकते हो कि हमारे जो देश के जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब जो राज्य हैं ये राज्य भी छोटे छोटे जो कि है अनेक जो कि है क्षेत्रों में विभाजित था। इसकी भावना ने, ठीक है, जो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना हुई उसके विकास में फ्रांस के राज्य की क्रांति जो 1789 में हुई थी, आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। और इस क्रांति एवं नेपोलियन के आक्रमण, मतलब नेपोलियन ने आक्रमण किए और जिस कारण से जो कि है
राष्ट्रवाद में जो कि है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयता का और फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं को माना जाता है। तो क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है नेपोलियन के आक्रमण और राज्य की क्रांति जो राष्ट्रीयता पर आधारित है, यानी कि पूर्णतः राष्ट्रवाद पर आधारित है। तो इस प्रकार आप लोग इसको जो कि है ले सकते हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जो कि है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। परिचय को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रवाद को। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? तो सामान्यतः राष्ट्रवाद को आप लोग इस प्रकार समझ सकते हो कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र के सभी नागरिकों में एक साझा पहचान कायम करती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत करने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय नायक इत्यादि। देखिए राष्ट्रवाद जो है वह एक विचारधारा है, यानी कि कोई भी शब्द के बाद अंत में अगर बाद लग जाता है तो वो विचारधारा है। जैसे राष्ट्रवाद, ठीक है, निरंकुशवाद, उदारवाद, ये सभी क्या है? एक विचारधारा है। सभी नागरिकों में यह एक साझी पहचान कायम करती है, मतलब सभी का एक साझा पहचान होता है, एक साथ रहते हैं। जैसे पूरे भारत में जितने भी लोग हैं सब एक ही देश में रहते हैं, बहुत सारे लोग एक राज्य में रहते हैं, ठीक है, तो उसे उसे करके विभाजित करता है पर सभी का राज्य प्रेम में जोड़ता है, ठीक है, सभी का जो कि है राष्ट्र प्रेम में कायम रहता है। राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। जैसे देखिए अगर हर वर्ष जो हम लोग बनाते हैं 15 अगस्त, ठीक है, स्वतंत्र दिवस, तो वो स्वतंत्र दिवस हम लोग क्यों बनाते हैं? अपने राष्ट्रवाद को प्रबल करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कि है राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान, इन सभी का जो कि है सम्मान करते हैं और इन सभी का जो कि है हम लोग सहारा लेकर अपनी प्रतिस्थापित को, अपनी जो भावना है देश के प्रति प्रबल भावना को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार के जो कि है राष्ट्रवाद हो जाएगा। चलिए अब राष्ट्रवाद को आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्ट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये जो कि 2024 का प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब रहने वाला है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ठीक है, अंतिम जो कि हम लोग करने वाला है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो यहाँ पे देखिए जो ये क्रांति हुई थी, इस क्रांति से क्या क्या जो कि है परिणाम निकले। तो विश्व में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांस निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। फ्रांस पर लुई 14, लुई 16 जैसे निरंकुश शासकों ने शासक किया। क्रांति से पूर्व फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बांटा था, ठीक है। इसका मतलब देखिए जो विश्व में राष्ट्रवाद की सबसे पहली, मैंने फिर से कहा कि सबसे पहले जो कि है अभिव्यक्त हुई थी तो वो कहाँ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। फ्रांस में पहले जो कि है 1789 से पहले निरंकुश राजतंत्र था वहाँ पे, ठीक है, जो आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, 9 कक्षा में पढ़ चुके हैं। निरंकुशवाद का अर्थ होता है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि कोई अंकुश उसमें लगा ही नहीं सकता। उसमें जो राजा रहता है वही जो कि है माँ बाप सब रहता है, भगवान राजा को माना जाता है और जो वहाँ के जो सभी नागरिक होते हैं वो राजा के अधीन रहते हैं, गुलाम रहते हैं, ठीक है। तो उसको निरंकुशवाद माना जाता है कि राजा अपने विचार से कुछ भी कर सकता है। तो जो फ्रांस था उसमें लुई 14, लुई 16 जैसे निरंकुश राजा थे जो कहते थे मैं ही राजा हूँ और मेरे ही विचार इस देश के विचार हैं। तो ये सब आप लोग को जो कि है याद रखना, ठीक है। और जब क्रांति हुई तब 3 वर्गों में जो कि है फ्रांस का समाज बटा हुआ था, उसको भी जो कि आप लोग जानोगे। एक पादरी वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था और एक तृतीय स्टेट था जिसमें जन साधारण आदमी आते थे, किसान वगैरह, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, जिसमें विशेषाधिकार को लेकर घोर असंतोष व्यक्त था। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी शासकों द्वारा निरंतर युद्ध में उलझते रहने के कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। देखिए हुआ क्या, जब 3 वर्गों में विभाजित था तो जिसमें 3 वर्गों में विभाजित था, ठीक है, इसमें से जो कि है 2 वर्गों को विशेष अधिकार दिया गया था। पादरी वर्ग, ठीक है, पादरी वर्ग वे वर्ग होते हैं जो चर्च में विशेष कार्य करते हैं, ठीक है, तो पादरी वर्ग इनको बहुत जो कि है अधिकार दिए गए थे। और उसके बाद जो कुलीन वर्ग थे वो वहाँ की जो कि है अमीर वर्ग में से माने जाते थे, ठीक है। तो इन दोनों को जो कि बहुत ज़्यादा जो कि है अधिकार दिए गए थे, परंतु जो तृतीय स्टेट था उनको जो कि गुलाम दास की तरह जो कि है दास प्रथा जो कि है वहाँ पे था। तो इन सभी कारणों से जो कि उनके ऊपर घोर असंतोष था। इसके अतिरिक्त जो फ्रांसीसी शासक थे जो लुई 16, लुई 14, ठीक है, ये सब क्या करते थे कि युद्ध करते रहते थे, ठीक है, युद्ध करते रहते थे फ्रांस में। इसके कारण जो कि इनकी अर्थव्यवस्था जो कि चौपट हो गई। देखिए बार बार आप युद्ध करोगे तो आपकी जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे अभी मान के चलिए भारत ही अगर बार बार युद्ध करता है तो हमें पता चलता है कि जब
1947 में जब युद्ध हुआ था, ठीक है, जब देश विभाजित हुआ था, तब 1965 में जब हम लोगों ने चाइना के साथ लड़ा था, तो हमारी अर्थव्यवस्था एकदम चौपट ही हो गई थी। तो आप अगर युद्ध लड़ोगे तो अर्थव्यवस्था आपकी जो कि बचती नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जो कि क्या हुआ कि जब अर्थव्यवस्था भी एकदम नीचे गिरने लगा, एकदम गरीबी भुखमरी आने लगी और परिस्थिति एकदम विकट हो गई थी, ठीक है, परिस्थिति जो थी एकदम विकट रूप ले रही थी। और ऐसे में क्या हुआ कि सभी ने मिलकर जो कि है राजतंत्र का विरोध शुरू कर दिया और फ्रांसीसी क्रांति वहाँ से शुरू हो गया, जो 1789 में हुआ था। तो आज के मेन जो कि टॉपिक है, हम सभी ने इनके बारे में चर्चा कर लिया। सभी को एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेक्चर 2 जो कि कल आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए 10 मिनट का ही हम लोग को लेक्चर लाते हैं और 10 मिनट यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो यह जो कि हम लोग का 3 मुख्य पॉइंट था, वो तीनों पॉइंट यहाँ पे हम लोग ने बता दिया और सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।